नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, किसी भी माशरे के एवोल्यूशन प्रोसेस में यानी इर्तकाई सफ़र में सियासत का, पॉलिटिक्स का अहम किरदार होता है। नाज़रीन, मैं और आप शायद कौमी और सूबाई सतह पे तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लेते हो, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि आपके मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम क्या है, वज़ीर आला का नाम क्या है आपके सूबे के, तो शायद आप इन दो सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाए। जब नाजरीन बारी आती है जो है वो सिटी लेवल की सियासत की, जिसको बल्दियाती सियासत हमारे मुल्क पाकिस्तान इंडिया में कहा जाता है, हम बात कर रहे हैं कनाडा अमेरिका के हवाले से जो सिटी लेवल पॉलिटिक्स है, जहाँ पे मेरे और आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे माशरे के हवाले से कलेक्टिव डिसीजंस हो रहे होते हैं और मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम उस सियासत से अपने आप को दूर रखते हैं, यानी उसकी नॉलेज ही हमें नहीं होती। शायद मुझे और आपको अपने सिटी के मेयर का नाम पता होगा, लेकिन हमें शायद ये भी नहीं पता होगा कि हम किस वार्ड में रहते हैं, हमारा काउंसलर कौन है और हमें अपने काउंसलर के पास किस वक्त किस काम के लिए जाना है। तो नाज़रीन, आज का जो शो है हमने इसी हवाले से मुरतब किया है कि आपको इस हवाले से आगाही भी दें, आपको इनकरेज करें कि आप सिटी लेवल की सियासत को भी समझें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सिटी ऑफ मिसिसागा के रहने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ी हैपनिंग प्लेस बन चुकी है न सिर्फ कनाडा में बल्कि नॉर्थ अमेरिका के शहरों में भी मिसिसागा की धूम है। और मिसिसागा के शहर में तब्दीली होने वाली है, जहां पे मेयर बॉनी क्रॉम्बी ने अपना रेजिग्नेशन दिया। ओंटारियो लिबरल पार्टी की जो है वो सरबराह बनने के बाद अब क्या होने वाला है, कौन अगला मेयर बनेगा और किस तरह से आप अपने आप को सिटी लेवल की सियासत में इंगेज करेंगे, इस पर बात करने के लिए नाज़रीन आज हमने स्टूडियो में दावत दी है वार्ड 7 की काउंसलर मैडम दीपिका डेमराला को। अपने स्टूडियो में आइए, इनको वेलकम करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भाई कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। जी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आपके साथ जो है वो बड़े पुराने अरसे से मुलाकात भी है और आपके काम से भी वाकिफ़ है, तो वाई नॉट आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने सियासी सफ़र के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं पहली बार अभी करंटली तो मैं सिटी काउंसलर हूँ मिसिसागा वार्ड 7। अगर आप कुक्सविल के आसपास रहते हो तो फिर वो मेरा इलाका है, मैं वहाँ की नुमाइंदा हूँ। उसके पहले मैं MPP थी, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट। 2011 में पहली बार मैंने चुनाव जीता और उसके बाद मैं मिनिस्टर भी रही, मिनिस्टर ऑफ एसोसिएट मिनिस्टर फॉर लॉन्ग टर्म केयर एंड हेल्थ प्रमोशन, मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स अफेयर्स, तो काफ़ी उसमें तजुर्बा है। और उसके बाद अभी आई एम इन म्युनिसिपल पॉलिटिक्स, तो काफ़ी बहुत सक्सेसफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग करियर रही है। वेरी गुड। और आपकी एजुकेशन? हाँ, तो आई हैव अ MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, रॉटमन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और सियासत में आने के पहले आई वर्कड इन बैंकिंग, स्कोशिया बैंक एंड रॉयल बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर से आपने जो है वो सियासी मैदान में कदम रखा। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू बिकम अ पॉलिटिशियन? देखिए, पॉलिटिशियन बनना तो मुश्किल ही होता है, जैसे आप जानते हैं। और ये इसकी एक कॉम्बिनेशन होती है, एक होता है पैशन और दूसरी होती है टाइमिंग। जब पैशन और टाइमिंग साथ आ जाए और ऊपर वाले की थोड़ी सी ब्लेसिंग हो तो फिर बात बन जाती है। लेकिन जनरली मैंने ना, जब मैं UFT में थी फॉर एग्जांपल, आई वाज इन्वॉल्वड इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर पॉलिटिक्स पीछे हो जाता है। और फिर जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई तो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो फिर मैंने कैंपेन्स पे वॉलंटियर किया दूसरे लोगों के, फिर खुद जाके नॉमिनेशन में खड़ी हुई। और बात ऐसी है कि ना, जब मैं सोच रही थी कि मुझे टिकट चाहिए तो पहले तो सभी कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट ले लो। और फिर एक बंदे ने मुझसे यही कहा कि देखो दीपिका, अपॉइंटमेंट के लिए तो सब जाते हैं, लेकिन 95% लोग जो कनाडा या ओंटारियो में पॉलिटिशियन बनते हैं वो नॉमिनेशन जीत के निकलते हैं। तो तुम ये अपॉइंटमेंट के पीछे मत भागो, रन अ नॉमिनेशन। एंड दैट वाज द बेस्ट एडवाइस। तो उसके बाद मैंने सोचा बस हमने अपने बल पे, अपने दम पे करना है और ऊपर वाले की आशीर्वाद है। लेकिन ओवैस भाई, जो भी मैंने आज तक किया है अपने बल और अपने दम पे किया है। वेरी गुड। और हम ये भी देखते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं, आप हैं, मैं हूँ, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के मुख्तलिफ मुल्कों के आए हुए लोग हैं, उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है कि आप जो है वो
मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी रही, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के आप आ गई, फिर आपको मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी मिला, और जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो आपने सियासत को खैराबाद नहीं कहा, आप जो है वो म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स में आ गई और एज ए काउंसलर आप करी। तो आप कैसे देख रही हैं जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कैसे ये एक खुशाइन साइन है कि मतलब एनीबडी कैन कम एंड बी अ पॉलिटिशियन? एब्सोल्युटली, और यही तो कैनेडियन डेमोक्रेसी की जो है ना स्पेशलिटी है। जैसे मैं और या आप जैसे हम जानते हैं बैक होम तो ये होता है कि आप पॉलिटिशियन के चपरासी को भी नहीं पकड़ सकते ना। पॉलिटिशियन वहाँ होता है, उसके पास बॉडीगार्ड होते हैं, फिर बॉडीगार्ड के बाद उसके जितने भी सारे चमचे वमचे होते हैं, फिर हम इधर होते हैं ना। तो आप कनाडा आते हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि भैया कितनी एक्सेसिबल है ना, पॉलिटिशियंस आर सो एक्सेसिबल। तो वो उससे फिर एक आइडिया आता है कि हम भी कर सकते हैं, है ना। और फिर दूसरी बात यहाँ है कि ये जो नॉमिनेशन का जो यहाँ पे जो प्रथा है दैट इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि देखिए बहुत देशों में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो टिकट कैसे मिलता है, तो नॉमिनेशन नहीं होती है, टिकट, हाँ, तो फिर वो कनेक्शन की बात होती है, हाँ। और अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलता है। यहाँ पे मेरे जैसे लोग जिनके पास कोई कनेक्शन ना हो, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं, अपने बल पे आप टिकट जीत सकते हैं ना। तो ये यहाँ के डेमोक्रेसी की खूबी है, दिस इज़ द मेन स्ट्रेंथ। और मैं यही कहती हूँ कि हम लोग जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अगर आप किसी से कहें कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, तो लोग यही कहेंगे कि 1 पर्सन 1 वोट, कि हर आदमी के पास एक ही वोट है और सबका वोट एक ही है, चाहे आप फकीर हो या अमीर हो, एक ही वोट है। लेकिन पता है उसकी दूसरी साइड होती है, इट इज़ नॉट इनफ कि 1 मैन 1 वोट और आप फकीर हो या अमीर हो, एक ही वोट है। Who gets to run? किसको ये मौका दिया जाता है कि आपको टिकट मिलता है? तो बहुत सारे देशों में वहाँ पे फकीर हट जाता है और केवल अमीर बैठता है। yes. और इस देश की यही खूबी है कि यहाँ पे फकीर को भी टिकट मिल सकता है, टिकट मिलता है और सो दिस इज अ फुल डेमोक्रेसी। ठीक है जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस मुल्क की खूबी है, खूबसूरती है कि इमिग्रेंट्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है दूसरों के मुकाबले में। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि जो म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स उसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल कम से कम होता है, तो थोड़ा सा मुझे बता दें कि आप वार्ड 7 सिटी ऑफ मिसिसागा की काउंसलर हैं, तो मैं अगर आपके वार्ड में रहता हूँ तो मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत क्यों पेश आ सकती है? देखिए इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल जो सियासत है या सरकार है वो आपके घर को टच करता है। अगर आपके घर की कोई भी सर्विस हो तो वो म्युनिसिपल सर्विस है। तो आपके घर में जब पानी आता है, ठीक है, आपकी जो वेस्ट वाटर की जो ट्रीटमेंट होती है, आपकी जो गार्बेज कलेक्शन होती है, आपकी स्ट्रीट पे जब बर्फ़ पड़ती है तो उसकी जो क्लियरेंस होती है, ये सब कौन करता है? म्युनिसिपल सरकार। अगर आपके घर के सामने म्युनिसिपल पेड़ है और पेड़ के ब्रांचेस या वो मतलब इज़ अ डेड ट्री, कौन आके उसको साफ करता है? तो आप ऐसे सोचें कि अगर आप किसी घर में अपार्टमेंट कॉन्डो में रहते हैं, आपके आसपास जितनी भी डायरेक्ट सर्विसेज हैं जो आपके घर को टच करती है ना, तो वो म्युनिसिपल। लेकिन उसमें किसी रेजिडेंट को क्या नीड है? जैसे आपने पानी, गार्बेज और तमाम चीज़ों की बातें की, क्योंकि हमारा तो माइंडसेट ये बना हुआ है कि मैंने अपने भाई बहन को इमिग्रेशन पे बुलाना है, वीज़े के लिए बुलाना है, तो मुझे तो वो हेल्प चाहिए जी। तो ऐसी क्या हेल्प बनती है कि मुझे आपके पास आना पड़े? तो द सक्सेसफुल म्युनिसिपल सरकार वही होती है कि बंदे को आना ना पड़े, ठीक है ना। कि भाई आपकी गार्बेज कलेक्ट हो रही है तो आपको फ़ोन करके नहीं कहना कि भाई गार्बेज कलेक्ट नहीं हुई, कि भाई सड़क से बर्फ़ नहीं निकाला गया, ठीक है। तो मैं ये सक्सेसफुल मानती हूँ कि जब हम लोग हमारी पूरी सर्विसेज डिलीवर करते हैं तो किसी को फ़ोन ना करना पड़े। पर कभी कभी अक्सर हो ही जाता है कि आपको फ़ोन करना पड़ता है। तो कभी कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, रेंटल बिल्डिंग में, तो अगर वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिटी की स्टैंडर्ड्स होती हैं कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में जैसे दरवाज़ा जो फ्रंट डोर होता है, अक्सर आप जाते हैं रेंटल बिल्डिंग में तो वो फ्रंट डोर खुला ही रहता है ना, तो दैट इज़ अगेंस्ट द बाय लॉ। तो यू कैन कॉल द सिटी एंड कि भैया हमारी जो सिक्योरिटी, हाँ, तो जो एनफोर्समेंट है ना वो बहुत बड़ी पीस होती है। फिर कभी कभी ये होता है कि जैसे आपने तो आपकी जो गार्डन है बहुत सुंदर से रखा हुआ है और बाजू में किसी ने शायद किराए पे दे दिया घर और पूरे वीड्स आ गए हैं, तो अगर आपने सिटी को फ़ोन करके कहा कि भैया उस घर में वीड्स हैं, वो वीड्स अब मेरे घर में भी आएंगे, तो फिर सिटी जाके उनको नेबर से बात करता है तो मुश्किल है, तो वो बीच में सिटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि पहले अगर रिलेशनशिप है तो मतलब नाइसली आस्क
बट अगर नहीं हुआ तो फिर यू कैन कॉल। तो वैसे अक्सर तो बहुत सारे कारण होते हैं कि आप यू कैन कॉल, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स की बात कर ली, फिर मैंने कभी कभी अगर वेरी रेयरली पानी वानी की कोई प्रॉब्लम हुई, बिलिंग की प्रॉब्लम हुई कि बिलिंग गलत आ गया, कि आपने देखा कोई 4000 का कैसे बिल आ गया, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। बट मैं यही सोचती हूँ कि एज लॉन्ग एज वी डिलीवर आवर सर्विसेज, जैसे ये आप जैसे मोबाइल फ़ोन सोच लीजिए, अगर सब चल रहा है तो आप रॉजर्स को क्यों फ़ोन करेंगे? अच्छा, मैं दो बातें इसमें करूँगा और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। एक तो जो आपने कहा कि अगर सारा काम ठीक हो रहा है तो कोई राब्ता क्यों करे, मेक सेंस। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे मिसिसागा की बात हो रही है या पील रीजन की बात हो रही है, तो जो थेफ्ट्स है वो बढ़ता जा रहा है जी। ठीक है, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, घरों में डकैतियाँ हो रही हैं, और उसके बाद जब पुलिस को कॉल किया जाता है तो पुलिस तो कहती है जी इंश्योरेंस से बात करो। अच्छा, पूछते हैं कैमरा लगा हुआ है आपके घर पे, अगर वो कहते हैं जी कैमरा लगा हुआ है, तब भी पुलिस का कोई ख़ास रोल नहीं है, वो इंश्योरेंस की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं आपको। तो लोगों की परसेप्शन ये है कि हमारी पुलिस को खुली छुट्टी मिली हुई है कि वो सिर्फ रोडों पे स्पीडिंग टिकट्स काटे और बाकी जो है वो लाइफ इज़ वेरी गुड। तो इस चीज़ के लिए क्या लोग आपके पास आए, कंप्लेन करें, इसमें आपका और सिटी का और मेयर का क्या रोल है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं पहले ये कह दूं कि जो पुलिस है इट इज़ गवर्न बाय द पुलिस सर्विसेज बोर्ड, ठीक है। तो अगर जैसे कोई काउंसलर हो या हम लोग हैं, वी आर नॉट अलाउड टू डायरेक्ट पुलिस, दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये नहीं कि अब हम जाके कह सकें कि यहाँ पे जाओ या वहाँ पे जाओ, वो ठीक नहीं है ना, कि ये तो लेकिन what we can do is if there are systemic problems we can raise that issue। जैसे अभी 911 कॉल्स की काफ़ी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि not enough capacity की कॉल्स बढ़ गई हैं और मतलब रिस्पॉन्स टाइम वाज नॉट गुड इनफ। तो अब हमने बजट बढ़ाया है पुलिस सर्विसेज का टू हायर मोर पीपल सिविलियंस, ताकि 911 की कैपेसिटी बढ़े। हाँ, तो वो एक तरफ से लाइक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमें ये फीडबैक मिलता है कंसिस्टेंटली, देन वी कैन गो एंड talk to police and come up with a solution, but it has to be systemic, not one case। दूसरी बात ये है कि अभी जैसे आपने ऑटो थेफ्ट की बात छेड़ी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम क्या है। तो आप ये पूछेंगे कि जैसे मैं पढ़ रही थी कि ओंटारियो में एवरी 14 मिनट्स एक गाड़ी चुराई जाती है, ठीक है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है कि नहीं? ये तो मतलब मैं भी हैरान हूँ कि ये हो रहा है। हम तो पाकिस्तान में किसी को बताते हैं तो वो हमें कहते हैं हमारे साथ मजाक मत करो, कि कनाडा में भी गाड़ी चोरी होती है। कनाडा में पाकिस्तान से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। तो इसका कारण ये है कि देखिए ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो चोर हैं इनको ये समझ आ गया है कि अगर आपने कनाडा में गाड़ी चुराई और आप पकड़े भी गए तो आप जेल नहीं जाने वाले, सज़ा नहीं है, ठीक है, सज़ा नहीं है। तो वो नंबर 1 प्रॉब्लम है। अगर सज़ा नहीं है तो फिर कौन क्यों ना करे। दूसरी बात यह है कि जो चुराई हुई गाड़ियाँ होती हैं वो मॉन्ट्रियल से, कनाडा से बाहर निकल रही हैं, मॉन्ट्रियल पोर्ट से। तो कैसे निकल रही हैं? हाँ, क्योंकि वी आर चेकिंग लेस देन 1% ऑफ द कंटेनर्स। अगर इफ़ वी कैन फिक्स दीज 2 थिंग्स, तो बात ये होता है कि अब पुलिस ने पकड़ भी लिया किसी को, ठीक है, चोरों को पकड़ लिया, अगर जस्टिस सिस्टम उनको सजा नहीं दे रही है तो वो कैच एंड रिलीज हो जाता है। तो फिर कौन करेगा ये? तो वही मैं बता रही हूँ। तो मेरी तो यही विनती है फेडरल गवर्नमेंट से, दे हैव टू डू 2 थिंग्स। वन इज ये जो मॉन्ट्रियल पोर्ट है वहाँ पे इंक्रीज इंस्पेक्शंस। 1% इज रिडिकुलस। जब आप जानते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं चुराई हुई, तो आप 1% पे कैसे अटके हुए हैं? ठीक है, इट शुड बी 20, 30, 40%, ताकि उनको मतलब चोरों को थोड़ा डर तो लगे। और दूसरी बात, सजा बढ़ाए जी। ये कोई हरकत नहीं, फेडरल कवानीन में आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इफ वी आर सीरियस कि हमें ये क्राइम फिक्स करना है, आप पुलिस पे आप कितना भी बरसें, अगर पुलिस ने चोरों को पकड़ भी लिया, अगर वो बेल पे निकल के अगले दिन फिर से चुरा रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी? बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जो मैंने इंट्रो में कहा था कि सिटी ऑफ मिसिसागा, जो ग्रेटर टोरंटो एरिया के जितने भी जो है वो सिटीज़ हैं उनमें एक बड़ी अहमियत रखता है। और हमारे सिटी जहाँ से हम ये शो भी करते हैं, मेयर ऑफ मिसिसागा बॉनी क्रॉम्बी ने रिज़ाइन किया, वो लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो की सरबराह बनी। और अब देखना ये है कि इसका प्रोसेस क्या होगा और कौन सामने आएगा और मेयर का इलेक्शन लड़ेगा। और हम इनसे भी पूछेंगे, दीपिका साहिबा से, कि क्या इनका इंटरेस्ट भी है अब मेयर बनने के हवाले से। तो नाज़रीन, प्लीज़ ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया आप ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं
बल्दियाती सियासत के हवाले से, म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स के हवाले से, कि जिसमें मेरे और आपके घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे वो पानी का मसला है, गार्बेज कलेक्शन का मसला है, दीगर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस हवाले से दीपिका साहिबा ने बात की। हम चाह रहे हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो, ताकि आप जो है वो अपने सिटी काउंसलर से न सिर्फ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाए, बल्कि अपनी गली को, अपनी सिटी को अपना इनपुट दें, ना कि ये हो कि जब साल पूरा गुजरता है और हमें खबर पता लगती है कि सिटी ऑफ एक्स ने 2%, 3% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है, तब हम सोचते हैं कि यार ये कौन लोग हैं, हमसे तो किसी ने पूछा नहीं और ना हमें कभी मौका मिला अपना इनपुट देने का, और हम पे टैक्स का बोझ लाद दिया गया। या पुलिस के हवाले से बात हुई, दीपिका साहिबा ने सवाल से बात की, लेकिन सवाल अभी भी मौजूद है कि अगर पुलिस ये कहती है कि जी आप इंश्योरेंस के पास चले जाएं या हम और बड़े कामों में बिजी हैं, तो मेरे और आपके मसले का हल किसके पास है? इस पर भी बात करेंगे। दीपिका साहिबा, बात हो रही है मेयर के इलेक्शन की, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि मेयर ऑफ मिसिसागा अब जब रिटायर हो रही हैं अपनी इस पोस्ट से, तो क्या ये पोजीशन अगले 2 सालों तक, आने वाले इलेक्शन तक खाली रहेगी या इस पे बाई इलेक्शन होगा? बाई इलेक्शन होगा। ठीक है, जिस तरह आमतौर पे इलेक्शन बाई इलेक्शंस होते हैं, हाँ, उसी तरह लोग अपने नॉमिनेशन पेपर डालेंगे कि मैं रन करना चाहता हूं, और इलेक्शन की डेट कॉल होगी और पूरा जो शहर है सिटी ऑफ मिसिसागा वो वोट करेगा। जी, जी, ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। वेरी गुड। तो यानी जो भी नया मेयर आएगा वो 2 साल का रनवे उसके पास है, उसके बाद उसकी कारकर्दगी और जो भी होगा वो फिर आगे आइंदा देखा जाएगा। हाँ जी, सही। तो नेचुरल क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरा बनता है जी कि आपने माशाल्लाह आपका एमपीपी का सफ़र, फिर मिनिस्टर का सफ़र, फिर वार्ड 7 के काउंसलर का सफ़र, तो शैल वी एक्सपेक्ट यू टू पुट योर नेम इनटू दिस एज वेल? तो इन द नेक्स्ट 10 दिनों में एक अनाउंसमेंट आएगी एंड यू विल नो वन वे और अनदर। वन वे और अनदर। तो यानी हम 50% तो गैस कर सकते हैं, 50% इम्कान है। सस्पेंस होना चाहिए ना लाइफ में। सस्पेंस होना चाहिए। अच्छा, चलिए लेट्स अस्यूम करते हैं कि 10-12 दिनों के बाद आपकी अनाउंसमेंट आती है कि आप जो है वो मेयर के लिए अपना नाम डाल रही हैं, तो इट विल बी अ बिग डिसीजन। तो आपसे अगर आज पूछा जाए कि अगर आप इस तरफ आती हैं तो कौन सी ऐसी टॉप 2 जो है वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि यू विल बी एबल टू सेल टू द रेजिडेंट ऑफ मिसिसागा कि लुक एट मी एज योर नेक्स्ट मेयर? देखिए, जब हम लोग किसी भी शहर की बात करते हैं, तो जैसे अभी हमने थोड़ी सी बात की थी कि सर्विसेज क्या हैं, तो हम लोग इस पे फोकस हो जाते हैं, एंड विच इज़ करेक्ट कि गार्बेज कलेक्शन हो रहा है, बर्फ़ की सफाई हो रही है। तो मेरा ये कहना, ये बेसिक है एंड इट शुड रन सच दैट किसी को कोई कंप्लेंट ना हो, है ना। और अगर आप देखें तो साधारण तौर से कंप्लेंट्स बहुत कम होते हैं, बिकॉज मिसिसागा इज़ अ वेल रन सिटी। बट ये तो बेसिक सर्विसेज हो गई। पर मेरा ये ख्याल है कि जब हम किसी वी टॉक अबाउट ग्रेट सिटीज़, तो व्हाट इज़ अ ग्रेट सिटी? तो मेरे ख्याल में अ ग्रेट सिटी वो सिटी होती है, एंड हर सिटी ग्रेट नहीं होती है, वो सिटी ग्रेट होती है जिसमें कोई बंदा आकर अपनी लाइफ को सुधार सके, कैन मेक इट बेटर। यस, ये मेरी डेफिनेशन है ऑफ अ ग्रेट सिटी। अगर आप पाकिस्तान में देख लें तो कुछ ऐसी शहरें होती हैं, जैसे कराची ले लीजिए, लाहौर हो जाए, कि कई गरीब किसी भी गांव से आके लाहौर या कराची आके अपना फ्यूचर बना सकता है। ठीक है, दैट इज़ अ ग्रेट सिटी, है ना। तो मेरी यही विश है मिसिसागा के लिए, दैट आई वांट मिसिसागा टू बी दैट सिटी, दैट ग्रेट सिटी, एंड इट ऑलरेडी इज, बट वी कैन बी इवन बेटर। पर मेरा वो मेरा फ्रेम है, व्हाट इज, हाउ कैन आई मेक मिसिसागा अ सिटी जहाँ पे कोई बंदा आके अपनी लाइफ को बेटर कर सके। तो उसकी फ्रेम देखेंगे तो फिर जो मेन चीज़ें होती हैं ना, तो 3 होती हैं। एक होती है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है ना, कि कहीं आपने छत हो, सर के ऊपर छत हो, और दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पे या तो बंदा अपनी बिजनेस शुरू कर सकता है ईजिली। आई वांट मिसिसागा टू बी द काइंड ऑफ प्लेस कि आप आसानी से अपनी बिजनेस शुरू कर सकें, और यू कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। फाइनली हाउसिंग, है ना। तो हाउसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी शहर में, एंड ऑब्वियसली वी हैव एन हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। तो मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें हैं दैट आई वुड फोकस ऑन। तो आपको लगता है कि मेयर के पास इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, जैसे आपने कहा मैंने बिजनेस शुरू करना है तो रेड टेप्स कम हो? मिसाल के तौर पे हम अपने जो दोस्त हैं रेस्टोरेंट ओनर्स, उनसे बात करते हैं तो उनको साल भर तक परमिट्स नहीं मिल रहे होते, रेनोवेशन के परमिट्स नहीं मिल रहे, हुड्स के परमिट नहीं मिल रहे। तो जो ग्रेट सिटी की बात हो रही है उसकी रुकावट
क्या सिर्फ विजन और मेयर है या उसके नीचे जो इतना सारा स्टाफ है वो बहुत बड़ी रुकावट है? तो आई थिंक देयर इज, मेरे ख्याल से लॉट ऑफ रूम एट द सिटी लेवल रेड टेप कम करने के लिए। 100% कि हम लोगों ने मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। There is no need for that. And so there is definitely, देखिए mayor and council have the ability to definitely make Mississauga more business friendly. I will agree with you कि बहुत ज़्यादा परमिट्स कभी-कभी हम लोग मांग लेते हैं छोटी-छोटी बिजनेसेस के लिए, and we are losing the game. Losing the game. बिल्कुल ऐसे ही है। जो थोड़े से बाहर के सबर्ब्स हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे महीने के अंदर पूरे घर बनाने के परमिट्स आ जाते हैं, और यहाँ मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ओकविल की बारी आती है तो बिल्डर्स को, छोटे घर बनाने वालों को भी साल 1.5 साल का आराम से टाइम लगता है। वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, मॉर्गेजेस भर रहे होते हैं। सो देयर सो मेनी थिंग्स, सो आई फुली एग्री विथ यू। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। जब आपकी अनाउंसमेंट आएगी तो उसके बाद फिर विल गो डीपर डाइव इनटू इट कि कैसे आप कैंपेन रन करेंगी और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी लोगों से। सिटी ऑफ मिसिसागा, जो जैसे मैंने कहा ग्रेटर टोरंटो एरिया का एक हैपनिंग सिटी शुमार किया जाता है, और मुझे खुद जो 15-16 साल हो गए शहर में रहते हुए। और अगर देसी खानों की बात की जाए, साउथ ईस्ट एशियन फूड की बात की जाए, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इवन मिडिल ईस्टर्न की बात की जाए, वी हैव इट ऑल जी। और उस पर जब बारी करें, थोड़ा सा हम उसको जूम इन करें, तो जो 9th लाइन और रिजवे का जो इलाका है जी, मुझे तो आज तक नहीं पता उस प्लाजे का नाम क्या है, बट वी ऑल कॉल इट फूड स्ट्रीट जी। थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं कि सिटी में उसकी वाइब क्या है। तो देखिए, मैंने जहाँ तक मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ, एंड मैं भी हैरान थी कि कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, मतलब ऐसे लाइन से रेस्टोरेंट लगे हुए हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट एडिशन। पर इसकी ना ये पॉजिटिव बहुत है, पर थोड़ी सी नेगेटिव भी है, क्योंकि मैंने काफ़ी कंप्लेंट सुनी है कि रात में 2 बजे 3 बजे तक गाड़ियाँ बड़ी मतलब लाउड नॉइज़ वगैरह हो रहा है, या कभी कभी शायद लाउड म्यूज़िक हो रहा है। तो आई थिंक वी हैव टू हैव अ बैलेंस जी, कि ऐसी जगह, दिस इज़ एनर्जी, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू मिसिसागा, है ना, कि एक एनर्जी है, लोग आ रहे हैं, एक अपनापन है, एक आइडेंटिटी बनी हुई है, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स सिटीज़ ग्रेट। बट व्हाट आल्सो मेक्स सिटीज़ ग्रेट इज़ लॉ एंड ऑर्डर। तो हमें ये एक बैलेंस चाहिए होता है। तो इसमें जैसे वो जो वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, और बाय द वे जब मैं अमेरिका मैं जाके इवेंट्स करता हूँ, स्टेज पे अगर मैं सवाल पूछता हूँ ऑडियंस से कि आपका कोई जान पहचान वाला मिसिसागा में रहता है, तो यकीनन 15-20% लोगों के हाथ उठते हैं, चाहे वो ह्यूस्टन है, LA है, शिकागो है, डिट्रॉइट है। और फिर अगला सवाल मेरा होता है कि क्या आप इस नए फूड प्लाजा से वाकिफ हैं? उसमें से एटलीस्ट आधे हाथ उठते हैं कि पीपल वांट टू कम टू मिसिसागा, जो आपने कहा ना कि मेक दैट सिटी ग्रेट। तो सिटी की ये ग्रेटनेस है इस वक्त खानों के हवाले से, कमर्शियल के हवाले से, कि इसकी धूम बहुत दूर तक है जी। तो whoever becomes the new mayor has a new sky to touch। 100% ऐसे ही है। हाँ जी। तो अब मैं जो सवाल मेरा है कि जो आपने प्लाजा के हवाले से बात की, उससे थोड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट हमने देखा, वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, ओवर स्पीडिंग भी हो रही है, कुछ रेजिडेंट्स तो बहुत नाराज हैं कि ये प्लाजा हमारे लिए मुश्किल बन गया है। तो क्या उसके लिए रेजिडेंट अपने उस सिटी के काउंसलर के पास जा सकता है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए? 100%। देखिए, चाहे वेदर इट इज स्पीडिंग, डेंजरस ड्राइविंग या नॉइज बायलॉ, क्योंकि जैसे मिसिसागा में रात के मेरे ख्याल से अभी 9 बजे के बाद यू कांट हैव वेरी लाउड नॉइज। तो अगर 9-10 बजे तो चलता है, पर जैसे अभी 11-12 बजे लोग सो रहे हैं, बच्चों को अगले दिन स्कूल जाना है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यू कैन एब्सोल्युटली कंप्लेन। और अभी एक नई सर्विस शुरू हुई है कि पहले क्या होता था कि जैसे अभी रात को किसी आपके बगल वाले के पास पार्टी चल रही है 2 बजे तक और शोर शबारा हो रहा है, आप किसको फ़ोन करेंगे? पुलिस को तो नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी, यू शुड नॉट कॉल पुलिस, एंड इफ यू आर कॉलिंग पुलिस यू आर वेस्टिंग देयर टाइम। आपके सिटी काउंसलर को आप रात के 2 बजे नहीं बोल सकते। और अगर आपने अगले दिन फ़ोन किया काउंसलर को, तो फिर एविडेंस नहीं होता है, सबूत नहीं होता है कि, है ना, तो फिर कैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि वो तो हो गया है। तो अभी हम वी हैव अ 24/7 सर्विस। तो यू कैन गो ऑनलाइन 311.ca एंड ऑनलाइन, बिकॉज नाउ वी हैव नाइट टाइम बाय लॉ ऑफिसर्स। तो अगर 2 बजे आपके रात को शोर शराबा हो रहा है, तो यू कैन गो टू 311.ca एंड यू कैन लॉग इन योर कंप्लेंट इन रियल टाइम कि रात के 2 बजे और 2, 2:30, 3 बजे तक बाय लॉ ऑफिसर आ जाएगा और वो आके उसको देखेगा। तो वहाँ इन रियल टाइम आपको सबूत मिलता है, फिर देन यू कैन ले चार्जेस। तो अभी क्या हो रहा है,
जब ओल्ड सिस्टम में सबूत नहीं होता था, ठीक है, हाँ कंप्लेंट तो कर दी पर अब सबूत नहीं है, तो वो हाउ कैन यू 311.ca। हाँ 311.ca। ठीक है दीपिका साहिबा, बहुत शुक्रिया, आज हमें आपने अपना टाइम दिया और वी विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।